हेलो नमस्कार साथियों। तो मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर पर। तो साथियों जल्दी से आप लोग क्लास को शुरू कर दो। जल्दी से देखो क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। आप लोग पढ़ना जल्दी से शुरू कर दो और अपने साथियों को क्लास को शेयर करना शुरू कर दो। जो आपका मेन काम है वो यही है, क्योंकि देखो हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं बस, और जो आपका जो काम है वो क्या काम है? साथियों को जोड़ना, साथियों को शेयर करना, ताकि और भी जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, जो लंगोटिया यार हैं, उन सभी को आप लोग बता दो तो वो भी साथ में आ जाएंगे और वो भी आपके साथ में पढ़ेंगे। तो और भी ज्यादा क्या आएगा? मजा आएगा। यस, चलो तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दो वीडियो को। और जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। किसके? जनरल नॉलेज के, है ना, सामान्य ज्ञान के। तो ये क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के रहेंगे, जीके जीएस के रहेंगे, यानी कि साइंस के भी रहेंगे और विज्ञान के भी रहेंगे, यानी विज्ञान के भी रहेंगे और सामान्य ज्ञान के भी रहेंगे। सामान्य ज्ञान प्लस विज्ञान, जनरल साइंस। चलो तो समझ ही गए होंगे आप लोग। जल्दी से आप लोग भाई शेयर कर दो, शेयर कर दो जल्दी से। बिल्कुल सभी लोग शेयर करेंगे जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। बिल्कुल सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे, शेयर कर दो एक बार। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, है ना। चलो जैसा कि रोज ही करते हैं। और देखो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि हमारा सिलेबस के हिसाब से भी चल रहा है कोर्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहे हैं हम। और ये क्या है, अब आपको मतलब ये देखने के लिए है ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि भाई हमारा लेवल क्या चल रहा है। आप लोग याद भी कर रहे हो कुछ कि नहीं कर रहे हो, कुछ पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इसीलिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो टेस्ट आप लोग जरूर देंगे, टेस्ट देने जरूर आएंगे। और हर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल पूरे फुल क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। जिस लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं वही लेवल डाला गया है यहाँ पे, उसी लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। चलो तो जल्दी से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। देखो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लो, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। देखो क्वेश्चन पहला देखो क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, यानी कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? पहला है। क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला है। ये क्वेश्चन हमारा 1 है। तो अब आप कहोगे हम इसका आंसर कैसे करें। जैसे क्वेश्चन 1 है तो 1 का आपका ए आ रहा है तो आप लोग ए लिखेंगे, 1A लिखेंगे। यदि 1 का आपका बी आ रहा है तो आप लोग 1B लिखेंगे। यदि 1 का आपका क्या आएगा आंसर, सी आएगा, तो आप लोग 1C लिखेंगे। यदि 1 का आपका क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो आप लोग 1D लिखेंगे। और क्या रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? बस आपको क्या 7 से 10 सेकंड दिए जाएंगे, 7 से 10 सेकंड दिए जाएंगे आंसर करने के लिए। चलो कर दो सभी लोग आंसर, सभी लोग आंसर कर देंगे भाई, बहुत गजब। चलो बिल्कुल आप लोग आंसर कर रहे हो, आप लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल। तो कुछ लोग देखो, कुछ लोग तो मतलब गलत जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 26 जनवरी 1950 और कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं। तो समझ लो जरा, अब क्वेश्चन का आंसर समझ लो। हो गए 7 और 10 सेकंड, 10 सेकंड समाप्त हो गए आपके, ठीक है, समझो। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर सी। जितने लोगों ने सी आंसर किया है सभी लोगों ने सही किया है, गॉट इट। चलो तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। सी यानी कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। अब आप लोग कहां से समझोगे? हम लोग चारों ऑप्शन से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन बताएंगे। देखो 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन में पूछा जाए संविधान लागू कब हुआ था, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये संविधान लिखा किसने है, तो आप कहोगे B.R. अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने लिखा, अम्बेडकर ने लिखा। B.R. अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। बात समझ में आ गई है। चलो संविधान को तैयार करने में कितना समय लग गया, यानी लिखने में कितना समय लग गया, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लग गया? समय लग गया। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे, समझ रहे हो ना आप लोग बात को। चलो तो ये बातें आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है, गॉट इट, समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो सभी लोग याद रखेंगे। चलो अब आपको और क्या याद रखना है? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान है ये बनकर कब तैयार हो गया था, तो ये तैयार हो गया था 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को, 26 नवंबर और 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये हमारा बनकर
तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, जो कि हमारी डेट क्या लिखी है, ये लिखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहोगे 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ये बातें आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। इतनी बातें याद हो गई हैं। तो देखो हर क्वेश्चन से हमने कुछ ना कुछ बताया है, हर ऑप्शन से हमने कुछ ना कुछ बताया है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये जो लिखा है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत देश है, भारत देश है, ये क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। भारत देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। बात समझ में आ गई है, बिल्कुल सही। कब, 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है जी, बिल्कुल। तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं, अब बिल्कुल सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में, विश्व प्रसिद्ध नर्सरी राइम यानी पोयम, क्या पोयम, विश्व प्रसिद्ध नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसकी रचना है, ये पूछा गया है। तो सभी लोग आंसर कर दें भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपने ये जो मतलब पोयम है वो LKG UKG और क्लास 1 में पढ़ी होगी। तो ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, समझ रहे हो ना आप लोग, विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए तो पूछा गया है भाई कि इसके लेखक कौन है। तो हम आसानी से बता देंगे कि भाई कौन है। जल्दी से आप लोग आंसर कर दो, आपके आंसर का इंतजार है हमें, बस जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। तो देखो क्या हो जाएंगे, जैन टेलर, क्या हो जाएंगे भाई, जैन टेलर। यानी जैन टेलर क्या थे, इसके लेखक थे, कौन थे, राइटर थे यानी रचनाकार थे। ठीक है, और रचनाकार ही उनके पूछे गए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति अपने पद पर कितने समय तक रहता है, अपने पद पर कितने समय तक रहता है। तो राज्यसभा की बात पूछी गई है, राज्यसभा की। आपको पता होगा कि जो हमारा सबसे बड़ा सदन है वो क्या है, संसद है, संसद है। और संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के सदन कितने हैं, 2 हैं। एक तो है लोकसभा, लोकसभा है, और एक कौन सा है, राज्यसभा, राज्यसभा है। बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाएंगे, सदन हो जाएंगे। और आपसे पूछें कि लोकसभा बड़ा होता है कि राज्यसभा बड़ा होता है, तो ये क्या होता है, उच्च सदन होता है। ये क्या होता है, उच्च सदन होता है। कौन सा, राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन होता है। लेकिन ये क्या होता है, निम्न सदन होता है, सदन होता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर आप लोग क्या याद रखोगे, क्वेश्चन में पूछा जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप कहोगे राष्ट्रपति होते हैं। कौन, राष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन कौन से राष्ट्रपति होते हैं, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन से, उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अभी कौन है हमारे उपराष्ट्रपति, आप कहोगे वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू हैं, नायडू हैं। अब आप कहोगे क्वेश्चन का तो आप आंसर नहीं बता रहे और ये सब बताते जा रहे, तो इसी सबसे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। कौन है, वेंकैया नायडू। और इनका जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, वो है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। तो देखो आगे आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आप लोग यहाँ समझो, जो राज्यसभा के राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन जो अन्य सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। दूसरी बात आप लोग ये समझ लो कि लोकसभा के जो सभापति हैं, जो सभापति हैं वो कौन है, सभापति हैं वो कौन है, तो वो है ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं, और इन्हीं को कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो सभापति हैं उन्हीं को लोकसभापति कहा जाता है, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, लोकसभा स्पीकर कहा जाता है, और उन्हीं को लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये कौन है, ओम बिड़ला हैं। कौन है,
ओम बिड़ला हैं। बात समझ में आ गई आपको? चलो, तो इतने ही प्यार से आपको समझना है सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सभी लोग इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है। तो सभी लोग इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। और आप लोग भी छोटे हो और ये बात आपको याद होनी चाहिए, तो आप लोगों से कार्य नहीं करवाया जा सकता है। ये लिखा है किसमें, आर्टिकल में लिखा है। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे किस आर्टिकल में लिखा है। तो ये आर्टिकल में लिखा है किसमें, 14 में लिखा है। किसमें, आर्टिकल 14 में लिखा है। आर्टिकल सॉरी किस आर्टिकल में नहीं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये लिखा तो है आर्टिकल 24 में, ये लिखा है आर्टिकल 24 में, लेकिन कितने आयु से कम वाले बच्चे को। तो कितने आयु से कम वाले बच्चे को, 14 साल से। यानी 14 साल से यदि बच्चा क्या है, कम है, तो उसे हम क्या नहीं करवा सकते, कारखाने में नौकरी नहीं करवा सकते, कारखानों में नौकरी नहीं करवा सकते हैं। यदि उसकी जो आयु है वो क्या है, 14 साल से कम है। और यदि 14 साल से कम वाले बच्चों को हम लोग मतलब कारखानों में काम करवा रहे हैं या कोई भी काम करवा रहे हैं, तो ये क्या है, कानूनी अपराध है। और इस अपराध के दौरान हमें क्या हो सकती है, सजा भी हो सकती है। बात समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये बातें आप लोग याद रखनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 14 साल से कम बच्चों को, 14 साल से कम आयु वाले बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते हैं। ये किसमें लिखा है, ये अनुच्छेद 24 में लिखा है, अनुच्छेद 24 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो 5। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है। कर दो भाई सभी लोग आंसर, बिल्कुल सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग ए कर रहे हैं, कांगो, बिल्कुल देखते जाओ, जल्दी जल्दी करो भाई, आंसर करो जल्दी। चलो देखो, तो आप लोग ए कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कौन सी नदी है, हमारी कांगो नदी है। और कांगो नदी किसे काटती है, विषुवती रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। देखो जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब इसके मध्य से जो ये बीच से मध्य से जो रेखा निकली है, ये कौन सी रेखा है, विषुवती रेखा है। इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी को 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके जो ऊपर से रेखा जाएगी, इसके ऊपर से जो रेखा जाएगी, इसे कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। और इसके जो नीचे से रेखा जो जाएगी, इसे कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि ये रेखाएं जो कितने अंश दक्षिण पर स्थित हैं। तो ये हैं कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, कितने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। और ये कितनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन सी, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा स्थित है, तो यह है हमारी मकर रेखा, ठीक है। और ये तो 0 डिग्री है ही, समझ रहे हो ना, भूमध्य रेखा, ठीक है। चलो बिल्कुल आपको याद हो गया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग आंसर कर रहे हो भाई, कांगो नदी। और ये कांगो नदी इसी को क्या करती है, विषुवती रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे हम आपको पॉइंट बता रहे हैं जो कि आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। क्वेश्चन के बारे में हम आपको बहुत सारे पॉइंट बता रहे हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो हमें ये बताना है कि जिसकी सर्वाधिक क्या है, साक्षरता है, वह हमारा प्रदेश है कौन सा। तो मतलब क्या है, और
केंद्र शासित प्रदेश है। तो भाई केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है और ये सभी क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सभी क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या होगा। दमन और दीव होगा कि दिल्ली होगा या दादर नागर हवेली होगा या फिर लक्षद्वीप होगा। बहुत बढ़िया। तो आप लोग दिल्ली कर रहे हो, आप लोग दिल्ली बोल रहे हो, सी बोल रहे हो आप लोग। भाई साहब गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना, गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप की जो साक्षरता है वो क्या है, इसकी जो साक्षरता है इसकी जो साक्षरता है वो कैसी है, अधिक है। इसकी साक्षरता क्या है, अधिक है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो आप कहोगे ये लक्षद्वीप है कहाँ, तो जैसे हमने ये हमारा क्या है, भारत है, ये हमारा क्या है, भारत का है, ये हमारा दक्षिण भारत हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़े थोड़े से बिंदु रखे हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, यही बिंदु हमारे ये क्या है, द्वीप है। और यहीं पे हमारा क्या है, लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप है। बातें याद रखनी है, ठीक है। लक्षद्वीप हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप हो जाएगा। ये वाला, ये जो द्वीप हैं छोटे छोटे, यही हमारा लक्षद्वीप है। और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जो साक्षर जो पॉइंट हो जाएगा हमारा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अब आप कहोगे साक्षरता क्या होती है, तो साक्षरता होती है वहां पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा होना। पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा होना, समझ गए हो ना। चलो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, सभी लोग ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आप लोग जल्दी बताओ भाई, ए होगा, बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई। जी बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे, क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे भाई जी। तो जल्दी से आप लोग बता दो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बी कर रहे हो, कुछ लोग ए भी कर रहे हैं, कुछ लोग ए भी कर रहे हैं, कुछ लोग बी भी कर रहे हैं जी बिल्कुल। चलो तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि 1/1/6 हो जाएगा। कितना, 1/6। जो राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल, समझ लो सारी बातें, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल कहाँ पे होता है, तो ये होता है राज्य में। ये क्या होता है, राज्य में होता है, सभी राज्यों में होता है। अब कुछ राज्यपाल ऐसे होते हैं कि 2 राज्यों का एक भी हो सकता है, समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं, वो यूपी की भी राज्यपाल हैं और एमपी की भी राज्यपाल हैं, ठीक है। चलो तो समझ लो जरा सारी बातें। और जो राज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं, 1/6 सदस्यों का क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। जैसे कि किसी राज्य में, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, किसकी, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो किसकी बात की गई है, विधान परिषद की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश में हम मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, हम मानते हैं विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 66 सीटें हैं। कितनी, 66 सीटें हैं। तो इसका जब हम अपन क्या करेंगे, जब हम लोग 1/6 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 6 कम 6 एक बार जाएगा, और यहाँ पे कितनी, 6 कम 6 6 कम 6, यानी कितना आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। कितना, 11। तो हम ये मान लेते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 66 सीटें हैं, 66। तो उन सीटों में से 11 लोगों को कौन चुन सकता है, 11 लोगों को राज्यपाल चुन सकता है। कौन, राज्यपाल चुन सकता है। देखो ये लिखा है मनोनीत कर सकता है। बात समझ में आ गई है, समझ गए हो ना आप लोग। तो ये रेशियो आप लोग याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सभी लोग इसका आंसर कर दो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 8, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा है, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। सभी लोग इसका आंसर कर दो जरा, बिल्कुल सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। थोड़ा सा इसके बाद पानी पिए हम और आपको दोबारा फिर बताएंगे।
चलो समझ लो, देखो क्या कहा है, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा है। तो फार्मोसा किस देश का पुराना नाम था भाई, ताइवान का था। क्या, किसका, ताइवान का था। तो ये जो ताइवान है ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ताइवान हो जाएगा। इसी का नाम क्या था, फार्मोसा था। अब आप कहोगे जैसे ये लिखा है म्यांमार, ये क्या लिखा है, म्यांमार, तो ये कहाँ पे है, जैसे हमारा ये क्या है भाई, ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है, भारत है, समझ रहे हो ना आप लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे ये हमारा क्या है, इस टाइप का भारत है। तो ये जो मतलब ये जो पूर्वी जो सिरा है ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे है क्या, ये हमारा यहाँ पे है म्यांमार। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे ये म्यांमार है और आपसे पूछा जाएगा जो म्यांमार है तो इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका था बर्मा। क्या नाम था इसका पुराना नाम, बर्मा था, बर्मा, पुराना नाम क्या था, बर्मा। और म्यांमार की जो राजधानी है वो क्या है, नाओपिताओ, नाओपिताओ है, नाओपिताओ। मुद्रा क्या है इसकी, तो करेंसी है क्यात, क्या है, क्यात इसकी मुद्रा है। तो इतनी सारी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है, सभी लोग ध्यान देंगे जरा, क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश के रंग में होती है। तो किस रंग में होती है सभी लोग बताएंगे। ये हमने चैप्टर में पढ़ाया है, जब हमने लाइट पढ़ाया था उसी में पढ़ाया था आपको। जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई, जी बिल्कुल, सभी लोग जल्दी से आंसर कर देंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया, तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करते जाओ, बिल्कुल सभी लोग करते जाएंगे। जी बिल्कुल सभी लोग आंसर करते जाओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, आपको पता होगा हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या, लाल हो जाएगा। जैसे समझ लो जरा सभी लोग, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। आप कहोगे ये तो भाई प्रिज्म ही है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और वो क्या हो जाएगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। कितने रंगों में विभक्त हो जाएगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। अब ये 7 रंग हमारे कौन कौन से होंगे, तो देखो विबग्योर होंगे। क्या, कौन सी, विबग्योर, BIBGYOR। देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए पूरे 7। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया रेड, रेड यानी लाल। कौन सा, रेड यानी लाल हो गया। कौन सा, लाल हो गया। ये कौन सा हो जाएगा, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑरेंज मतलब संतरी या नारंगी, संतरी हो जाएगा, संतरी, संतरी कलर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, येलो यानी पीला हो जाएगा, येलो यानी पीला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रीन यानी हरा हो जाएगा, ग्रीन यानी हरा। ये ब्लू यानी नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और ये इंडिगो यानी कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, या बैगनी हो जाएगा। इंडिगो, इंडिगो क्या होता है भाई, ये होता है वॉलेट कलर, बैगनी कलर होता है। ये होता है बैगनी कलर, बैगनी कलर होता है, बैगनी कलर होता है। और इंडिगो होता है यानी ये आसमानी नीला, क्या हो जाता है, आसमानी नीला हो जाता है, आसमानी नीला। समझ लो जरा, ये क्या हो जाता है, आसमानी, आसमानी हो जाता है। बात समझ में आ गई, इंडिगो मतलब आसमानी हो जाता है। अब समझ लो, देखो सबसे ऊपर कौन सी किरण है, लाल किरण है। सबसे नीचे कौन सी किरण है, बैगनी किरण है। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सबसे ज्यादा कौन सी किरण प्रकीर्णित होती है। प्रकीर्णित मतलब झुकती है, तो कौन सी सबसे ज्यादा किरण कौन सी झुकती है, आप लगाएंगे कि बैगनी किरण। कौन सी, बैगनी किरण सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रकीर्णित होती है। फिर आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन कि सबसे कम प्रकीर्णित कौन सी किरण होती है, तो आप लगाएंगे कि लाल किरण। कौन सी, लाल किरण। बात समझ में आ गई है। और ये क्वेश्चन आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पढ़ते हैं। तो इसका जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो अधिकतम किस में होती है भाई, लाल रंग में होती है। देखो ऊपर है लाल रंग, है कि नहीं है, किस में, लाल रंग में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान देंगे सभी लोग, ज्यादा निकल गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौन सा, हम लोग क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं 10, यस
तो क्वेश्चन अब देखते हैं 11। अच्छा ये अभी नहीं हुआ है, क्वेश्चन हमने 9 किया है शायद, हाँ यस, क्वेश्चन हमने 9 किया है और ये हमारा हो जाएगा 10वां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सभी लोग इसका आंसर करेंगे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर कर दो आप लोग। चलो बिल्कुल, आप लोग आंसर करते जाएंगे, आप लोग आंसर करते जाएंगे और बताएंगे कि भाई इसका आंसर होगा क्या। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो आप लोग कारण बताओ कि भाई देखो, आप लोग देखते होंगे वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। व्हाट इज रीजन, क्या है इसका? तो इसका रीजन आप लोग बताएंगे, जल्दी से आप लोग आंसर कर दो। जी बिल्कुल, सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। तो आप लोग आंसर कर रहे हो, आप लोग कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग केशुकत बोल रहे हैं यानी बी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। जी चलो, तो हम आपको बताते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली मतलब डी, यानी पृष्ठ तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव। तो जो बारिश की बूंदें होती हैं, जो बारिश की बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं? गोल होती हैं। कैसी होती हैं? गोल होती हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। यानी हम कहें तो पेज टेंशन नहीं, ये हो जाता है सरफेस टेंशन। क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन हो जाता है। क्या? सरफेस टेंशन हो जाता है। बात समझ में आ गया? ये पेज तनाव नहीं होता है, पेज टेंशन नहीं होता, सरफेस टेंशन हो जाता है। बात समझ में आ गई? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, सभी लोग ध्यान देंगे, विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग ऐसे मतलब अमीटर को जो प्रयोग करते हैं, अमीटर को जो प्रयोग करते हैं तो किस चीज को मापने के लिए? ऊर्जा, शक्ति, वोल्टेज या फिर धारा। ऊर्जा, शक्ति, वोल्टेज या फिर धारा, किस चीज को मापने के लिए करते हैं हम लोग प्रयोग? किसका? अमीटर का प्रयोग। आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल, तो आप लोग जल्दी से आंसर बता दो भाई। बहुत बढ़िया भाई। तो कुछ लोग धारा बोल रहे हैं, कुछ लोग धारा बोल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, सभी लोग आंसर करेंगे। डी डी डी। कुछ लोग ऊर्जा। अरे भाई ऊर्जा नहीं होगा, थोड़ा सा सेंस तो लगाओ आप लोग हैं। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई? धारा। ये जो हमारी धारा होती है, क्या होती है? धारा होती है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? अमीटर का प्रयोग करते हैं। और वोल्टेज मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का। किसका? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। ये बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अमीटर का प्रयोग करेंगे। और वोल्टेज मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। दोनों पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, देखो सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि संवेग के बदलाव की दर, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। निम्नलिखित के समानुपाती होती है। किसकी? संवेग की, यानी क्या? एक्सेलरेशन की, सॉरी मोमेंटम की। मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम की जो मतलब वो दर है वो किसके समानुपाती होती है? सभी लोग आंसर दो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 का। जी बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दो। प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दो। आप लोग आंसर देने की भी क्रिएटिविटी आप लोग बनाए रखो, है ना। सभी लोग आंसर करेंगे। चलो बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। और आप लोगों में से भी काफ़ी लोग बी आंसर कर रहे हैं, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स इज राइट आंसर। समझ में आ गया? जी बहुत बढ़िया। तो बल हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो बल है इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक है न्यूटन। क्या है? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। किस पद्धति में? तो हम लगाएंगे एसआई पद्धति। क्या लगाएंगे? एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है इसका?
न्यूटन होता है। बात समझ में आ गई है। फिर आपसे पूछेंगे बल का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है, CGS पद्धति में क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका मात्रक होता है डाइन। क्या मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है डाइन। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है, एक न्यूटन बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे 10 की पावर 5 डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ गया जी, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, मानव ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है या नियंत्रित रखती है, बनाए रखती है या फिर नियंत्रित रखती है, मतलब शरीर का तापमान बनाए रखती है, आप लोग ऐसे समझेंगे बिल्कुल। तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा आंसर, वह कौन सी ग्रंथि है भाई। जी सभी लोग आंसर कर दो जरा, उसका आंसर होगा क्या, तो सभी लोग आंसर कर दो भाई जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो थायराइड, कुछ लोग थायराइड बोल रहे हैं, अरे थायराइड थोड़ी ना होगा भाई, सभी लोग आंसर करो जल्दी से भाई। बहुत बढ़िया आया आंसर, यानी क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। यानी ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ये क्या करती है, हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रखती है। बात समझ में, हाँ चलो बिल्कुल। तो आप लोग सोच रहे होंगे आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं भाई, वो बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट अब प्रॉपरली आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, है ना। चलो तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। देखो अच्छा, इसको ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा सही से, चलो हम आपको दोबारा बता देते हैं। तो शरीर को कौन, शरीर का जो तापमान है वो कौन मतलब नियंत्रित बनाए रखती है, कौन सी ग्रंथि है, तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगी। ये बात आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब ये ग्रंथि होती कहाँ पे है, तो ये हमारे यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, पश्चिम मस्तिष्क में होती है, पश्चिम मस्तिष्क में होती है। अब आपको और क्या याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि हमारे शरीर का ताप कितना होता है। तापी की बात तो कही है इन्होंने कि ताप को कौन नियंत्रित रखता है, तो ताप हमारे शरीर का होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में बताओ आप लोग, तो आप बताएंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। ये बात आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग क्या कर दो, आंसर कर दो, और आप लोग जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। देखो क्या कहा गया है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग जल्दी से बता दो भाई। रेटिनॉल होगा, थायमिन होगा, या बायोटीन होगा, या फिर क्या होगा, पौधों की प्रोटीन से होगा। भाई जल्दी से आप लोग बता दो विटामिन बी का रासायनिक नाम। ये बी वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बी वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर दो। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग आंसर कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी आंसर कर रहे हो आप लोग, बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा,
थायमिन हो जाएगा। तो थायमिन इज द राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब आप लोग समझो जरा, आपसे पूछा जाए विटामिन ए का क्या होता है, तो रेटिनॉल, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? विटामिन बी का क्या हो जाएगा? तो थायमीन हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा, है ना। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो आप कहोगे एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। अब आप कहोगे विटामिन डी का नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन ई का क्या नाम हो जाएगा, तो आप कहोगे टोकोफेरॉल हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। ये बात आप लोग क्या रखोगे? याद रखोगे। देखो सभी प्रकार के विटामिन हमने पढ़ लिए और इनके क्या पढ़ लिए? रासायनिक नाम पढ़ लिए। तो इन्हें आप लोग कॉपी में भी आप लोग नोट कर सकते हो ताकि ये हमेशा के लिए आपको क्या रहें? याद रहें। समझ में आ गया ना? चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कहा गया है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? चलो ठीक है, 45 मिनट की बहुत है। तो संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, ये पूछा गया है जी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो। भाई क्वेश्चन का आपको नंबर भी लिखना है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का कर रहे हो आंसर या फिर क्वेश्चन नंबर 13 का कर रहे हो। पता चले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हो ना आप लोग? क्वेश्चन नंबर 15 का आपको आंसर करना है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सभी लोग आप लोग बताएंगे संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? शिकोया है। क्या है? शिकोया जो वृक्ष होता है ये क्या होता है? सबसे लंबा। आपने देखो होंगे ये मतलब लिप्टिस टाइप के जो वृक्ष होते हैं तो ये क्या होते हैं? सबसे लंबे वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? सबसे लंबे वृक्ष होते हैं। उनका नाम क्या हो जाता है? उनका नाम हो जाता है शिकोया हो जाता है। क्या? शिकोया। शिकोया जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे लंबे होते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, ध्यान दो जरा सभी लोग। विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है ये पूछा गया है। तो सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? यांत्रिक से विद्युत, या फिर विद्युत से यांत्रिक, या फिर यांत्रिक से ध्वनि, या फिर ध्वनि से रासायनिक। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भाई क्या हो जाएगा? जी बहुत गजब। तो आंसर कर दो भाई, क्या होगा? कुछ लोग सी बोल रहे हैं, सी तो होगा ही नहीं। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। चलो समझ लो जरा। तो ये जो विद्युत मोटर होती है ना, ये किससे चलती है? बिजली से चलती है, बिजली से चलती है। समझ रहे हो ना? और ये क्या करेगी? बिजली से जब चलेगी तो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से किस में बदल देगी? मोटर चलेगी तो क्या आएगा? पानी आएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा में। किस में? यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। अब समझ लो जहां विद्युत से क्या लिखा हो? यांत्रिक लिखा हो, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, विद्युत से यांत्रिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर अगले में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर करेंगे। देखो क्या कहा गया है, डायोड बल्ब के खोजकर्ता कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायोड बल्ब के खोजकर्ता कौन है? तो ये पूछा गया है। भाई कौन होंगे? जल्दी से आप लोग बता दो जी। सभी लोग आंसर करेंगे। डायोड बल्ब के खोजकर्ता कौन है? जी बिल्कुल, सभी लोग आंसर कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो अभी अभी नए स्टूडेंट आ रहे हैं
उनके लिए बिल्कुल सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। बस आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते जाओ और क्वेश्चन के बारे में आप लोग समझते जाएंगे कि भाई हमें मतलब क्या क्या कौन कौन से पॉइंट समझने हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, जो कि आपके विज्ञान के भी रहेंगे और सामान्य यानी जनरल नॉलेज के भी रहेंगे। चलो तो क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, तो आप लोग ए कर रहे हो, ए कर रहे हो, देखो बिल्कुल सही है। यानी किसने की थी, तो ये की थी भाई J.S. फ्लेमिंग ने। किसने, J.S. फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, डायोड बल्ब की खोज की थी। किसकी, डायोड बल्ब की खोज की थी। अब आपसे पूछा जाए कि बल्ब की खोज किसने की थी, बल्ब की खोज, तो आप कहोगे थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, एडिसन ने किसकी खोज की थी, तो आप कहोगे भाई ये जो बल्ब होता है ये उसकी खोज की थी। किसकी, बल्ब की खोज की थी। ये जो हमारा बल्ब होता है उसकी किसने खोज की थी, थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। अब ये बल्ब में एक क्या लगा रहता है, तंतु लगा रहता है। तो ये पूछा जाता है ये तंतु जो होता है ये किस चीज़ का होता है, तो ये होता है टंगस्टन धातु का। किसका, टंगस्टन का, टंगस्टन धातु का होता है। किसका, टंगस्टन धातु का होता है। ये जो बल्ब में फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट, वो किसका होता है, टंगस्टन धातु का होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा इस बल्ब में गैस कौन सी भरी होती है, गैस, तो आप कहोगे इसमें गैस होती है आर्गन। आर्गन कौन सी होती है, आर्गन। और आर्गन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, AR होता है। क्या होता है, AR होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यानी हमारा देखो इस क्वेश्चन से हमने और भी कितने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, तो ये भी आप लोग नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे कॉपी में, है ना। चलो बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 18, क्वेश्चन नंबर 18 आया है। देखो क्या कहा गया है, शराब का पीएच मान बताओ भाई। भाई शराब का पीएच मान पूछा गया है, शराब का यानी दारू का, है ना। चलो जी बिल्कुल, तो सभी लोग आंसर कर देंगे कि दारू का पीएच मान होगा क्या, दारू का पीएच मान क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। तो सभी लोग जल्दी से आंसर कर दो। देखो शराब का पीएच मान क्या हो जाएगा, शराब का पीएच मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, मतलब इसमें तो आप सभी लोग कुछ ए, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी, सभी प्रकार से बोल रहे हो। तो देखो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी शराब का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, शराब का पीएच मान होता है डी, यानी 2.8 होता है। अब आपसे पूछी जाएगी कि ये जो शराब होती है, शराब होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3OH होता है। इसका नाम होता है मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, मैथिल एल्कोहल होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा और क्या है, तो C2H5OH, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। अब आप कहोगे भाई एल्कोहल तो दोनों है, एक है मैथिल एल्कोहल, एक है एथिल एल्कोहल, लेकिन इनका क्या है, अब ये ब्रांड है, मतलब समझ, जैसे ये भी कपड़ा है और लोवर भी कपड़ा होता है, टी शर्ट भी कपड़ा होता है, लेकिन ये क्या होता है, ब्रांड होता है, अलग अलग मतलब उससे बने होते हैं। तो ऐसे ये क्या है, ये अलग ब्रांड है और ये क्या है, अलग ब्रांड है। किसका, शराब का यानी दारू का। तो इसका जो प्रतीक, इसका जो पीएच जो मान होता है वो कितना होता है, इतना होता है कि 2.8। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा पीएच पैमाने की खोज किसने की, तो आप कहोगे सोरेनसन ने। किसने, डॉक्टर सोरेनसन ने की, डॉक्टर सोरेनसन ने की। कब की, तो 1909 में की, 1909 में की, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछ लेगा कि जो शराब होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, जो शराब होती है वो अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, तो आप लगाएंगे कि क्या होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। क्योंकि जो देखो 7 से कम जो मान होता है वो किसका होता है, अम्लीय का होता है। किसका, अम्लीय का होता है। ये हमारा क्या है, पीएच पैमाना है। इस ऊपर कितने हैं, शायद 14 पॉइंट और नीचे क्या है, 0 पॉइंट, मध्य में क्या है, 7 पॉइंट। तो यदि किसी विलयन का मान कहाँ से, 7 से 0 के मध्य आ रहा है तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। और यदि किसी विलयन का मान, 7 से और 14 के मध्य आ रहा है तो वो कैसा होगा,
क्षारीय होगा, क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा। ये बात आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलो पूरा ही गायब हो गया, कोई बात नहीं, तो गायब हो जाने दो। बेसिकली हमने आपको क्वेश्चन तो बता ही दिया है। बेसिकली हमने आपको क्वेश्चन के बारे में सारी चीज़ें तो बता ही दी हैं, हमने आपको सारी चीज़ें लिखवा के बताई हैं। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि किसका है, शराब का पीएच मान है। अब पीएच पैमाना देखो ऐसा इस टाइप का होता है, यहाँ पे होते हैं 7, यहाँ पे होते हैं 0, यहाँ पे कितने होते हैं 14 पॉइंट होते हैं। तो ये हमने सारे पॉइंट बता दिए। यहाँ पे क्या होंगे, अम्लीय होंगे, अम्लीय होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, क्षारीय होंगे, क्षारीय, क्षारीय, क्षारीय। अब आप कहोगे क्या अम्लीय है क्या क्षारीय है, तो ये जैसे कि किसी विलयन का मान कितना है, 7 से ऊपर है और 14 से क्या है, कम है। ये क्या है, 14 है, 14 है। 7 से अधिक है और 14 से क्या है, कम है, तो वो विलयन हमारा कैसा होगा, क्षारीय होगा। और यदि किसी विलयन का मान 0 से अधिक है, 0 से अधिक है और 7 से क्या है, कम है, तो वो विलयन हमारा कैसा होगा, अम्लीय होगा, यानी एसिड होगा। क्या, एसिड होगा, एसिड होगा। और क्षार यानी वेश होगा, क्या, वेस्ट होगा, क्या, वेश होगा। और यदि किसी विलयन का मान 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा। इतनी बात आपको याद हो गई। चलो तो यहाँ तक आप लोग समझेंगे, बकाया बिल्कुल ऐसे ही हम लोग लाइव टेस्ट करते रहेंगे और आप लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। हमारे जो क्वेश्चन थे वो टोटल कितने, 18 क्वेश्चन का आपने वो आंसर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप लोग जुड़े रहे, पढ़ते रहे। बकाया अगली क्लास का टाइम हो गया है, तो हम मतलब कल फिर लेकर आएंगे आपके लिए, बिल्कुल सेशन आएंगे और कल टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने दिवाली वगैरह, देखो आप दिवाली का जो टाइम चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसका विशेष ध्यान देंगे। और देखो आप लोग अच्छे से रहेंगे, आप लोग अपनी मतलब सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है, समझ रहे हो ना, तो पटाखे वटाखे का होता है, तो आप लोग पटाखे वटाखे वगैरह मतलब हिसाब से ही फोड़ेंगे, समझ रहे हो ना जी, बिल्कुल। तो आप लोग अपना विशेष ध्यान देंगे, बिल्कुल। बकाया हम लोग पढ़ते रहेंगे और आप लोग टाइम से आ जाया करो, बिल्कुल 5 बजे। कितने बजे, 5 बजे। हमने आपको बताया था हमारी 3 दिन क्लास कितने बजे चलती है, 5 बजे चलती है। समझ लो ज़रा, ये 3 दिन वाला मैटर समझ लो, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, 3 दिन वाला मैटर समझ लो। देखो पहला दिन यानी सोमवार का दिन, सॉरी पहला दिन समझ लेंगे सभी लोग ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 दिन चलेगी हमारी कितने बजे, तो 2 PM पे, कितने, 2 PM पे चलेगी, ठीक है। और फिर 4, 5, 6, ये 3 दिन हमारी कब चलेगी, ये 3 दिन चलेगी 5 PM पे चलेगी, 5 PM पे चलेगी, ठीक है। अब ये किसके लिए होगी, ये क्लास 9th के लिए होगी, क्लास 9 वालों के लिए होगी, ठीक है। और ये किसके लिए होगी, क्लास 6 वालों के लिए, कक्षा 6 वालों के लिए होगी, ठीक है। ये कक्षा 6 वालों के लिए 3 दिन चलेगी, कक्षा 6 वालों के लिए, और ये 3 दिन चलेगी किसके लिए, कक्षा 9th वालों के लिए। जितने भी हमारे सैनिक और मिलिट्री स्कूल वाले हों, नवोदय स्कूल वाले हैं, वो बिल्कुल आप लोग देखा करो, चाहे हम ये वाले 3 दिन लें या फिर ये वाले 3 दिन लें। आपका जो एंट्रेंस का सिलेबस है वो लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत अप डाउन है, तो वो हम आपको अप डाउन कराते हैं, सिलेबस कराते हैं, ठीक है। तो बकाया चलते हैं, बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। दिवाली का टाइम आ रहा है, तो सभी लोगों को देखो हैप्पी दिवाली, तो वो तो सब जब टाइम है तो सब लोग अपना क्या रखेंगे, ख्याल रखेंगे। बकाया आप हमें इजाज़त दो, हम चलते हैं, है ना, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।